ये सच्ची कहानियां हैं जो आधिकारिक रिपोर्टों और गवाहों के बयानों पर आधारित। इंडिपेंडेंट एयर फ्लाइट 1851 अटलांटिक ओशन के ऊपर है। इस बोइंग 707 में 137 पैसेंजर्स हैं। Santa Maria Independent Air 1851 requesting met report. फ्लाइट इंजीनियर होर्हे गोंजालेस मौसम की जानकारी लेते हैं। वो और कैप्टन लियोन जेम्स डोर्टी दोनों ही यूएस एयरफोर्स वेटरन हैं। नीचे जाने की रिक्वेस्ट करते हैं। सेंटा मरिया कंट्रोल, इंडिपेंडेंट एयर 1851 डिसेंट की रिक्वेस्ट है। फर्स्ट ऑफिसर सैमी एडकॉक को इंडिपेंडेंट एयर में काम करते हुए बस 2 हफ्ते ही हुए हैं। वो बैलेंस्ड क्रू था। उन्होंने 1 हफ्ते या 10 दिन साथ में उड़ान भरी थी और सब कुछ ठीक ही था। बेरगमो इटली से चली ये फ्लाइट दूर दराज मौजूद एजोर्स के सांता मारिया आइलैंड पर रिफ्यूलिंग करेगी और फिर डोमिनिकन रिपब्लिक के पुंटा काना जाएगी। सांता मारिया का एयरपोर्ट बिजी नहीं रहता, यहाँ रेडार भी नहीं है। वहाँ एक दिन में बस 3 फ्लाइट शेड्यूल्ड होती थी। उसमें आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेडार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। You are cleared 3,000 feet on QNH 1027. Runway will be 19er. Expect ILS approach. Runway 19er. Report reaching 3,000. कंट्रोलर पायलट से मिलने वाली पोजीशन रिपोर्ट्स पर निर्भर रहते हैं, तो उन्हें एयरक्राफ्ट के एल्टीट्यूड को बहुत सावधानी से रिकॉर्ड करना होता है। एयरपोर्ट तक जाने के लिए क्रू को 2000 फीट ऊंचे पीको आल्टो माउंटेन के ऊपर उड़ान भरनी होगी। मुझे याद है उस दिन सेंटा मरिया का मौसम काफी अच्छा था। बस पीको ऑल्टो के आसपास थोड़े से बादल मौजूद थे। एयरपोर्ट से 13 मिनट की दूरी पर पायलट लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं। ओके, अब मैं अपने साइड का ILS ऑन करने जा रहा हूँ। ओके। ILS या इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम एक नेविगेशन सिस्टम होता है जो रनवे के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल गाइडेंस देता है। इसका मतलब था कि वो फाइनल अप्रोच करने तक बादलों के बीच उड़ सकते थे। आइलैंड के नजदीक पहुंचने पर कॉकपिट में एक अलर्ट पायलट्स को बताता है कि वो अपने सिलेक्टेड एल्टीट्यूड से 500 फीट ऊपर हैं। पता नहीं कुछ दिखाई देगा या नहीं। अब हम बादलों से गुजर रहे हैं। पर आइलैंड के ऊपर बादलों से गुजरते हुए तबाही आ जाती है। मैं इसे लेवल नहीं कर पा रहा। सांता मारिया एयरपोर्ट से 7 किलोमीटर की दूरी पर पोर्चुगीज फायर फाइटर्स और आम लोगों को इंडिपेंडेंट एयर फ्लाइट 1851 के बचे खुचे टुकड़े मिलते हैं। वो जेट पीको ऑल्टो के ऊपरी हिस्से से टकरा गया था। एक्सीडेंट साइट पर बर्बादी छाई हुई थी। उसका मलबा पहाड़ में हर तरफ बिखर गया था। प्लेन में मौजूद सभी 144 पैसेंजर्स और क्रू मारा जाता है। सुबह होने तक पोर्चुगीज सिविल एविएशन अथॉरिटी घटनास्थल पर पहुंचती है। जल्द ही उनकी सहायता के लिए यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के इन्वेस्टिगेटर्स भी एजोर्स पहुंचते हैं। तो ये है फ्लाइट पाथ और प्लेन ईस्ट से आकर टकराया पीको ऑल्टो से। करेक्ट। वो मलबे के पैटर्न को देखते हैं। मलबे का सेंटर यहाँ है और प्लेन के हिस्से पहाड़ी की दूसरी ओर तक बिखर गए। रिज पर मौजूद निशान शुरुआती सुराग देते हैं। ये तो लो एंगल हाई वेलोसिटी लग रहा है। वो फ्लाइंग लेवल पर रहे होंगे। सीफिट लग तो रहा है। वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये CFIT या कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन थी। वो किस ऊंचाई पर टकराए थे? 1795 फीट।
और पिको एल्टो? जेपसन चार्ट क्या दिखा रहा है? यहाँ दिख रहा है 1936 फीट। वो चार्ट में दिखाई गई ऊंचाई से 140 फीट नीचे टकराए थे। वो इतने नीचे कर क्या रहे थे? दो पॉसिबिलिटीज थी। पहली ये कि क्रू रास्ते में भटक गया था, दूसरी एल्टीट्यूड एरर हुआ था। हमारा काम था ये पता लगाना कि इनमें से कौन सा एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। मिनिमम सेक्टर एल्टीट्यूड क्या था? 3000 फीट। मिनिमम सेक्टर एल्टीट्यूड एयरपोर्ट के 40 किलोमीटर के दायरे में सभी इलाकों से कम 1000 फीट ऊपर है। डिस्टेंस तो काफी है। जब उन लोगों को पता था कि चार्ट के हिसाब से मिनिमम एल्टीट्यूड 3000 फीट था और सामने पहाड़ था, तो वो इतने नीचे क्यों आ गए? आपने उन्हें मिनिमम सेक्टर ऑल्टीट्यूड कितना दिया था? टीम चेक करती है कि क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कोई गलती हुई थी। 3000 फीट। यकीन है? हाँ, मैंने फ्लाइट स्ट्रिप पर भी लिखा था। वो बिल्कुल शांत था, उसका बर्ताव बिल्कुल नॉर्मल था, उसे यकीन था कि उसने अच्छा काम किया था। उन्हें आईएलएस इस्तेमाल करने की सलाह दी? हाँ। एक्सपेक्ट ILS अप्रोच, रनवे 19, रिपोर्ट रीचिंग 3000। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये पता लगे कि उसने कोई गलती की है। शायद हमें एल्टीट्यूड अलर्ट मिल जाए। चलो देखें। जब प्लेन प्री सेट एल्टीट्यूड पर पहुंचता है तो एल्टीट्यूड अलर्ट से वार्निंग आती है। इन्वेस्टिगेटर्स पाते हैं कि एल्टीट्यूड को 3000 के जरूरी एल्टीट्यूड से 1000 फीट नीचे 2000 फीट पर सेट किया गया था। हम लोग हैरान हो गए। हमें तो यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हुआ कैसे। उन्हें उम्मीद है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चल पाएगा कि फर्स्ट ऑफिसर ने एल्टीट्यूड अलर्ट में गलत डेटा इनपुट क्यों किया। Independent 1851, Roger. You are cleared to 3000 feet on QNH 1027. Clear to 2000? क्या फर्स्ट ऑफिसर ने कहा 2000? मेरे ख्याल से उसे सुनाई दिया 3000 और उसने समझ लिया 2000। कंट्रोलर को उसे करेक्ट करना चाहिए था, पर उसने नहीं किया। क्यों? एक सेकंड रुको। फर्स्ट ऑफिसर ने 2000 फीट कंफर्म किया, लेकिन ये ट्रांसक्रिप्ट में मेंशन नहीं है। उन्होंने कभी नहीं सुना। ऐसा कैसे हो सकता है? इन्वेस्टिगेटर्स प्लेन और टावर की ट्रांसक्रिप्ट्स को कंपेयर करते हैं। रुको जरा। वो दोनों सेम टाइम पर बात कर रहे थे। हाँ, उन्होंने एक दूसरे को सुना ही नहीं। You are cleared to 3000 feet on QNH 1027, runway 19. We are Expect cleared to ILS approach. 2000 feet and Runway 19. 1027. Report reaching 3000. ये अजीब था। हम हैरान थे कि कैसे दो ट्रांसमिशंस ने ओवरलैप होकर एक दूसरे की बात को काट दिया। मैंने एनटीएसबी में 30 साल तक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर काम किया। मैंने ऐसा कुछ उस हादसे से पहले कभी नहीं देखा और ना ही उसके बाद। लेकिन ये चीज अकेले एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि प्लेन पहाड़ से टकराने के दौरान इतना नीचे क्यों उड़ रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स को पता चलता है कि ओवरलैपिंग रेडियो कॉल्स के कारण फ्लाइट 1851 के रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड से जुड़े अहम कम्युनिकेशंस ठीक से नहीं हो पाए। लेकिन अब भी एक और सवाल उन्हें परेशान कर रहा है। कुछ तो है जो मिस हो रहा है। प्लेन के एल्टीमीटर अलर्ट को गलती से 2000 फीट पर सेट कर दिया गया। उस एल्टीट्यूड पर भी वो रिज को 200 फीट के फासले से पार कर जाते। तो एल्टीट्यूड में फर्क आया कैसे?
QNH एक एयर प्रेशर वैल्यू है जो पायलट्स एल्टीमीटर में डालते हैं ताकि उनका एल्टीमीटर प्लेन की ऊंचाई को मेजर कर सके। ये वैल्यू मौसम के हिसाब से बदल सकती है। एल्टीमीटर को असल QNH से ज्यादा पर सेट किया जाए तो एयरक्राफ्ट उस ऊंचाई से नीचे होगा जो एल्टीमीटर पायलट को बता रहा है। यहाँ पे लिखा है उन्हें 1:44 पर 1019 का QNH दिया गया था। फिर उन्हें रीडिंग दी गई 1027 की 1:56 पर। इन्वेस्टिगेटर्स दो अलग सेटिंग्स के बीच एल्टीट्यूड के अंतर को कैलकुलेट करते हैं। QNH उन्हें 2000 फीट से 200 फीट नीचे ले आया। ठीक पहाड़ की ऊंचाई पर। वो कंट्रोलर से दो अलग सेटिंग्स के बारे में सवाल पूछते हैं। 1019 मैट रिपोर्ट में था। लेकिन 12 मिनट बाद जब आपने उन्हें 3000 फीट क्लियरेंस दे दी, आपने कहा QNH 1027। सॉरी, मुझे नहीं पता कि दूसरी रीडिंग कहां से आई है। इन्वेस्टिगेटर्स CVR को देखते हैं ये पता लगाने के लिए कि क्या पायलट ने कंट्रोलर की गलती पकड़ी। फर्स्ट ऑफिसर को गलत मिनिमम डिसेंट ऑल्टीट्यूड मिलने के बाद वो QNH पे सवाल उठाता है। क्या उसने यही कहा 1027 ऑन द मिलीबास? हाँ बिल्कुल। उनका सवाल सही था लेकिन कैप्टन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थैंक यू। और फर्स्ट ऑफिसर ने भी आगे कुछ नहीं किया। अलग एक्सपीरियंस होने के कारण और जिस यकीन के साथ कैप्टन ने जवाब दिया, उसने फर्स्ट ऑफिसर को चुप करा दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने और क्या मिस किया होगा। इन्वेस्टिगेटर्स कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग सुनते हैं ये जानने के लिए कि लैंडिंग की तैयारी के समय पायलट्स एक दूसरे से क्या बात कर रहे थे। Altimeters, set and cross-checked. सेट एंड क्रॉस चेक्ड। सीट बेल्ट एंड शोल्डर हार्नेस। सिक्योर्ड। अब आएगा मजा। Hey, hey! बस इतना ही। जरा टेप रोकना। उन्होंने मिनिमम डिसेंट ऑल्टीट्यूड मेंशन ही नहीं किया। पीको एल्टो का भी जिक्र नहीं किया। जानकारी की कमी हैरान करती है। अगर उन्होंने अप्रोच ब्रीफिंग की होती और इंफॉर्मेशन को रिव्यू किया होता और सही आंका होता तो मुझे नहीं लगता कि उनकी पहाड़ से टक्कर हुई होती। हम बादलों से गुजर रहे हैं। इसके जिम्मेदार कैप्टन है क्योंकि वो पायलट इन कमांड थे, लेकिन देखा जाए तो पूरे क्रू की ही गलती है। इन्वेस्टिगेटर्स इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पायलट्स ने वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जिससे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का दिया गलत डेटा पकड़ में आ जाता। आप किसी सिस्टम या डेटा सोर्स पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर सकते। एयरक्राफ्ट के सेंसर्स या इंस्ट्रूमेंट्स या नेविगेशनल सिस्टम से मिलने वाली जानकारी को अपने एक्सपीरियंस और सूझबूझ से परखना जरूरी होता है। अगर एक एक सेकंड की कैलकुलेशन करने वाले पायलट को गलत डेटा मिल जाए तो नतीजे भयानक हो सकते हैं। ये डोमिनिकन रिपब्लिक का ग्रेगोरियो लुपेरोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बर्गन एयर फ्लाइट 301 के पैसेंजर्स को 9 घंटे का सफर तय करके फ्रैंकफर्ट जाना है। केबिन क्रू अपनी सीट पर बैठ जाइए, टेक ऑफ करने वाले हैं। एक्सटीरियर लाइट्स। पायलट्स अपने बोइंग 757 को टेक ऑफ के लिए तैयार करते हैं। चेक। फर्स्ट ऑफिसर आइकुट गेर्गिन ने इस प्लेन को 75 घंटों से बस थोड़ा कम उड़ाया है। थैंक यू। रेडी फॉर टेक ऑफ। कैप्टन अहमद एरडेम बर्गन एयर के सबसे सीनियर पायलट्स में से एक हैं। अल्फा लिमा विस्की 301 रेडी फॉर टेक ऑफ। 301 क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ, रनवे 08।
Cleared for takeoff. रनवे 08 301। मूलिस एव्रानेसोलू रिलीफ पायलट हैं। गुड फ्लाइट। गुड फ्लाइट। गुड फ्लाइट। पावर सेट। ओके, चेक। 80 नॉट्स। चेक। मेरा स्पीड इंडिकेटर काम नहीं कर रहा। कैप्टन की एयर स्पीड रीडिंग फर्स्ट ऑफिसर के जैसी ही होनी चाहिए, 120। लेकिन ऐसा है नहीं। तुम्हारा काम कर रहा है यस सर। तो तुम मुझे बताओ। एडम फर्स्ट ऑफिसर से प्लेन के टेक ऑफ स्पीड पर आने पर उन्हें बताने के लिए कहते हैं। वीवर। रोटेट। टेक ऑफ के कुछ वक्त बाद कैप्टन का एयर स्पीड इंडिकेटर ठीक से काम करने लगता है। क्लाइम थ्रस्ट। क्लाइम थ्रस्ट। उड़ान भरने के 1 मिनट 30 सेकंड बाद क्रू ऑटो पायलट को ऑन कर देता है। सेंटर ऑटो पायलट ऑन प्लीज। सेंटर ऑटो पायलट हैज कमांड। थैंक यू। फिर कंप्यूटर किसी परेशानी के बारे में बताता है। रडर रेशियो, मार्क एयर स्पीड ट्रिम। अलर्ट बताता है कि प्लेन की स्पीड बहुत तेज है। यस, ट्रिम। यहाँ कुछ गड़बड़ है। कैप्टन एडम का एयर स्पीड इंडिकेटर बताता है कि प्लेन 325 नॉट्स की स्पीड से उड़ रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑफिसर का इंडिकेटर बताता है कि प्लेन की रफ्तार उससे कहीं धीमी है। मेरा इंडिकेटर तो 200 नॉट्स ही दिखा रहा है सर, रफ्तार कम हो रही है। ये दोनों ही गलत हैं। फिर एक ज्यादा गंभीर चेतावनी आती है। ये अलार्म बताता है कि प्लेन अब अपनी मैक्सिमम स्पीड की ओर बढ़ रहा है। 350 नॉट्स पर चला गया है। कैप्टन एडम वही करने का फैसला करते हैं जो अलर्ट उनसे कह रहा है, रफ्तार धीमी करना। तो चलो फिर यही करते हैं। इसके नतीजे भयानक होते हैं। नहीं। टेक ऑफ के कुछ समय बाद ही बर्गन एयर फ्लाइट 301 मुश्किल में फंस जाती है। नहीं, अरे ये क्या हो रहा है? कॉकपिट स्टिक शेकर वार्निंग की आवाज से भर जाता है। इसका मतलब है कि ये एयरप्लेन इतनी धीमी रफ्तार पर आने वाला है कि वो हवा में नहीं रह पाएगा। प्लेन का एटीट्यूड डायरेक्शन इंडिकेटर बताता है कि नोज खतरनाक ढंग से ऊपर हो गई है। एडीआई। अचानक प्लेन दाईं ओर बहुत ज्यादा झुक जाता है और नीचे जाने लगता है। थ्रस्ट लीवर्स, थ्रस्ट। बर्गन एयर फ्लाइट 301 रेडार से गायब हो जाती है। कोई सर्वाइवर नहीं मिल पाता। डोमिनिकन रिपब्लिक का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड से दुर्घटनाग्रस्त हुए बोइंग 757 की जांच में मदद मांगता है। रिकॉर्डर्स का कुछ पता चला? फ्लाइट 301 के ब्लैक बॉक्सेस को ढूंढने में 3 हफ्ते लग जाते हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जांच को आगे बढ़ाने का साधन था। इन्वेस्टिगेटर्स तुरंत फ्लाइट के बारे में अजीब चीज नोटिस करते हैं। 15 डिग्रीज पिच, नोज अप, काफी ज्यादा है। ये लगभग मैक्सिमम पिच है। ऑटो पायलट ऑन करने के थोड़ी देर बाद ही प्लेन की नोज पिच ऊपर हो जाती है।
वो ये भी देखते हैं कि इंडिकेटेड एयर स्पीड उससे कहीं ज्यादा थी जितना उसे होना चाहिए था। 350 नॉट्स? ये ठीक नहीं हो सकती। वो उस सेंसर पर ध्यान देते हैं जो गेजेस को एयर स्पीड इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी पीटो ट्यूब। जब प्लेन उड़ता है तो पीटो ट्यूब में मौजूद एयर प्रेशर बढ़ जाता है और इससे एयर स्पीड इंडिकेटर की नीडल हिलने लगती है। लेकिन अगर पीटो ट्यूब ब्लॉक हो जाए तो ये प्लेन के गेजेस को गलत रीडिंग भेज सकती है। हम उन सभी चीजों पर ध्यान लगाने लगे जिनकी वजह से ऐसा हुआ होगा। रेगुलेशंस बताते हैं कि अगर कोई प्लेन तय लिमिट से ज्यादा वक्त तक ग्राउंड पर रहता है तो गंदगी और बर्फ से बचाने के लिए पीटो ट्यूब पर कवर्स का लगाया जाना जरूरी हो जाता है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि फ्रैंकफर्ट के लिए उड़ान भरने से पहले प्लेन पुएटा प्लाटा में 25 दिन तक टारमैक पर रहा। मुझे आपसे ब्रिगेनियर प्लेन के बारे में कुछ सवाल करने हैं। इन्वेस्टिगेटर्स सोच रहे हैं कि कहीं मैकेनिक्स मेंटेनेंस के बाद पीटो ट्यूब्स को कवर करना भूल तो नहीं गए। क्या आपने मेंटेनेंस के बाद पायलट कवर्स को वापस लगाया था? उस पर कोई कवर था ही नहीं। हमने ना कोई कवर उतारा, ना ही हमने वापस लगाया। और तब हमें पता चला कि प्लेन के पुएटो प्लाटा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 25 दिनों तक पार्क रहने के दौरान पीटोस को कवर नहीं किया गया था। इन्वेस्टिगेशन टीम ये पाती है कि उस दौरान कैप्टन की साइड वाली पीटो ट्यूब पर किसी जगह कोई ब्लॉकेज हो गया था। कोई यकीन से नहीं कह सकता। इसका सबूत अटलांटिक ओशन में 7000 फीट की गहराई में था। एक ब्लॉक्ड पीटो ट्यूब अलग अलग एयर स्पीड रीडिंग्स के तौर पर गलत डेटा दे सकती है, लेकिन इस वजह से ऐसा हादसा कैसे हो सकता है? देखिए, हमें एक कंप्यूटर मिला है। ब्लैक बॉक्सेस से जानकारी लेकर एनटीएसबी फ्लाइट के आखिरी पलों को एक साथ जोड़ता है। कैप्टन असल में समझ गए थे कि उनका स्पीड इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है। तुम्हारा काम कर रहा है? यस सर। डेटा बताता है कि बर्गन एयर फ्लाइट 301 में दिक्कतें तब आईं जब ऑटो पायलट को ऑन किया गया। सेंटर ऑटो पायलट ऑन प्लीज। ऑटो पायलट? क्या ये मुमकिन है कि फ्लाइट कंप्यूटर भी एयर स्पीड को लेकर क्रू की तरह ही कंफ्यूज्ड था? अगर ऐसा था तो इसने हादसे में क्या रोल निभाया? ऑटो पायलट के ऑन होते ही प्लेन की नोज ऊपर होने लगती है। इन्वेस्टिगेटर्स पाते हैं कि फ्लाइट 301 के ऑटो पायलट को लगा कि प्लेन की स्पीड बहुत तेज है, इसलिए उसने स्पीड कम करने के लिए नोज को ऊपर कर दिया। वो जल्दी ही 15 डिग्री पर हो गई और फिर उतनी ही रही। ऑटो पायलट काफी स्मार्ट सिस्टम होता है। उसे पता है कि उसके पास ऊपर जाने के लिए पावर है। उसे बस ऊपर जाने के लिए नोज को ऊपर करना था। पर ऑटो पायलट कैप्टन की पीटो ट्यूब से आई गलत एयर स्पीड इंफॉर्मेशन पर रिएक्ट कर रहा था। ऑटो पायलट को कैप्टन की पीटो ट्यूब से ही डेटा मिल रहा था, जो कि ब्लॉक थी। कुछ वक्त बाद ही वो दो अलग अलग वार्निंग देता है। रडर रेशियो, मार्क एयर स्पीड ट्रिम। और फिर एयरप्लेन वार्निंग्स पिक करने लगा। रडर रेशियो और उसके अलावा भी एयरप्लेन कई तरह की प्रॉब्लम्स को सेंस कर रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स पाते हैं कि कैप्टन एडम का ये अंदाजा गलत था कि दोनों एयर स्पीड इंडिकेटर्स खराब हो गए हैं, बल्कि फर्स्ट ऑफिसर का गेज बिल्कुल सही था। प्लेन वाकई बहुत धीमी स्पीड पर था। अब हम क्या करें? पर वो नीडल लगातार ऊपर की तरफ जाती रही जब तक कि ओवर स्पीड वार्निंग नहीं आने लगी। ऑटो पायलट सिस्टम वार्निंग देता है कि प्लेन की स्पीड बहुत तेज है, जबकि असल में स्पीड धीमी हो रही थी। उनकी रफ्तार धीमी थी जबकि उन्हें लगा कि तेज है। ऐसे में उन्हें कंफ्यूजन हो गई। एयर स्पीड को कम करके देखते हैं कि क्या होता है। उसी वक्त कैप्टन एडम सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप देख सकते हैं उन्होंने थ्रॉटल्स को पीछे कर लिया। प्लेन की रफ्तार पहले ही धीमी थी। उस पर थ्रॉटल्स को पीछे खींचकर वो प्लेन को स्टॉल की कगार पर ले आए।
तभी उन्हें स्टिक शेकर वार्निंग मिलती है। अरे नहीं नहीं। ऑटो पायलट इस तरह प्रोग्राम्ड होता है कि स्टिक शेकर के एक्टिवेट होने पर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। एक तरफ से तेज स्पीड की वार्निंग और दूसरी ओर से धीमी स्पीड की वार्निंग आती देखकर कैप्टन एडम कंफ्यूज हो जाते हैं। माँ के स्पीड वार्निंग और स्टिक शेकर वार्निंग के एक साथ मिलने से उनका दिमाग पूरी तरह से चकरा गया होगा। उन्हें एक साथ दो अलग अलग वार्निंग्स मिल रही थी। उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी कि उनके साथ ऐसा होने वाला है। इन्वेस्टिगेशन से मिले नतीजों के मद्देनजर FAA बोइंग से उनमें से कुछ चेतावनियों को बदलने के लिए कहता है। इन बदलावों में एक नई वार्निंग को ऐड करना शामिल था, जो इंस्ट्रूमेंट्स के अलग अलग डेटा देने पर पायलट्स को अलर्ट करेगी। इसके साथ ही बोइंग अपने प्लेन में बदलाव करता है ताकि पायलट आसानी से चुन सके कि ऑटो पायलट को किस पीटो ट्यूब से एयर स्पीड रीडिंग्स लेनी है। आप बिना सटीक डेटा के किसी मॉडर्न एयरक्राफ्ट को नहीं उड़ा सकते, क्योंकि आपको स्टिक और रडर से विंडो के बाहर देखकर प्लेन नहीं उड़ाना। आपकी फ्लाइट डेटा पर ही निर्भर होती है। दुनिया भर के 1400 से ज्यादा बोइंग प्लेन्स पर नए बदलावों का असर पड़ता है। एक आखिरी सवाल अब भी है, प्लेन की पीटो ट्यूब्स ब्लॉक कैसे हो गई और एयर स्पीड इंडिकेटर गड़बड़ी कैसे करने लगा? ये हो क्या रहा है? बर्गन एयर फ्लाइट 301 की पीटो ट्यूब्स समुद्र तल में गायब हो गई हैं। तो इन्वेस्टिगेटर्स पुएटा प्लाटा के एयरपोर्ट के आसपास के इलाके को देखते हैं और उन्हें लग रहा है कि उन्हें काम की चीज मिल गई है, मड डॉबर वॉस्प। जब कोई मड डॉबर अपना घर बनाने के लिए जगह ढूंढ रहा होता है तो उसे ऐसी जगह चाहिए होती है जो ट्यूबुलर यानी कि ट्यूब जैसा हो और वो आसानी से उसमें अपना घर बना लेते हैं। उन्होंने पीटो ट्यूब्स को कवर नहीं किया, इसलिए हो सकता है कि मड डॉबर जैसी कोई चीज उस पीटो ट्यूब में चली गई हो। अब एयरक्राफ्ट सुरक्षित उड़ान के लिए कॉम्प्लेक्स फ्लाइट कंप्यूटर्स पर निर्भर करते हैं। ऐसे में डेटा में हुई छोटी से छोटी गलती के नतीजे भी जानलेवा हो सकते हैं। एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट सिस्टम्स साल बीतने के साथ काफी मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट में भी पायलट को यह पता होना जरूरी है कि उन्हें उन सिस्टम्स को कैसे हैंडल करना है।